नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के दूसरे अध्याय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने जा रहे हैं। और पिछले क्लास में आपने देखा था कि हम लोग लेंस से संबंधित जो प्रमुख परिभाषाएं थी उस पर बारी बारी से विस्तार से चर्चा किए थे। और आपने पढ़ा था प्रधान अक्ष के बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में, प्रकाशीय केंद्र के बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में। इस तरह से फोकस दूरी को भी जाने थे हम लोग, डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास किए थे। और मैं आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जितनी भी परिभाषाएं लिखाई गई थी वो परिभाषा इस चैप्टर को समझने के लिए, अपवर्तन को समझने के लिए, रिफ्रैक्शन को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप उन परिभाषाओं को बार बार पढ़िए, और जो आपने डायग्राम बनाया होगा, जो चित्र बनाया होगा, उस डायग्राम को देख करके, समझ करके तब परिभाषा को पढ़िए। और आप यकीन मानिए कि अगर आप 4 बार 5 बार पढ़ते हैं, यह फिजिक्स है। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का 9th में कमेंट्स आ रहा था कि 9th के स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं, वहाँ भी फिजिक्स चल रहा है, उनको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। एक चीज़ जो सच्चाई है मैं आपको बता देता हूँ कि कम से कम ऐसे स्टूडेंट धन्यवाद के पात्र है जो कमेंट करके हमें ये बताते हैं कि मुझे समझने में दिक्कत हो रही है। और मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं हमारे सामने, हमारे क्लास में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे समाज में, जिन्हें यह भी पता नहीं होता है कि वो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। कम से कम मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कमेंट करके हमें बताया या फ़ोन करके बताया कि सर, जितना अच्छा से केमिस्ट्री को समझ पा रहे थे उतना अच्छा फिजिक्स को नहीं समझ पा रहे हैं। जबकि आप में से, चूंकि आज हमारा शायद 7वां या 8वां क्लास है फिजिक्स का, तो जो लोग रेगुलर पढ़े होंगे या पहला चैप्टर जो परावर्तन का था, रिफ्लेक्शन का था, उसको पढ़े होंगे, उन्हें तो लग रहा होगा कि फिजिक्स जो है यह केमिस्ट्री से भी मज़ेदार है। और आगे आने वाले समय में यह चैप्टर और अधिक मज़ेदार होगा जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर विज्ञान के नियम कानून को तो जानेंगे ही, उसके साथ साथ गणित या मैथ का भी आनंद उठाएंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने में। इसलिए निश्चित रूप से यह बहुत मज़ेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सभी काइंडली रेगुलर वीडियो देखिए और सीरियल देखिए, क्योंकि हमने जो अपने वीडियो के एनालिसिस में पाया है कि बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो खोलते हैं, थोड़ी देर देखते हैं, हो सकता है उन्हें समझ में नहीं आती हो। इसके कई कारण हो सकते हैं कि आप सीरियसली रेगुलर वीडियो नहीं देखते हैं, या 9th क्लास में ठीक से साइंस नहीं पढ़ पाए होंगे, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन ये सभी कारणों को भूल जाइए, जो बीत गई सो बात गई, उस पर नहीं जाइए। अब जो समय अभी हमारे पास है, इस समय का सदुपयोग कीजिए। अगर आप इस समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो आने वाला समय इससे भी खराब हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। जब हमने कई दिन आपसे रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है कि जब भी आप वीडियो देखिए तो शुरू से अंत तक देखिए। हम जो अपने वीडियो के डेटा का एनालिसिस करते हैं तो उसमें पाते हैं कि जो एक वीडियो हमारा 30 मिनट का होता है या फिर 25 मिनट का होता है, 20 मिनट का होता है, बस यही एवरेज होता है 20 से 25 मिनट का जो वीडियो हम लोगों का रहता है, तो उस वीडियो का जो एवरेज व्यूज का ड्यूरेशन होता है, टाइमिंग होता है, वो 3 4 5 मिनट का होता है। मतलब इसको आप ऐसे समझिए, अगर वीडियो को 10 आदमी देखता है तो आप मान लीजिए 20 मिनट का वीडियो है तो एक आदमी तो 20 मिनट तक देखा, कोई उसको 1 मिनट देखा, कोई 2 मिनट देखा, कोई 5 मिनट देखा। उसका जो औसत निकाला जाता है, वो एनालिसिस हमारे पास आते रहता है, उसको जो मैं देखता हूँ तो वो उसका औसत वही 3 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट का होता है। मतलब अगर सभी लोग जितने देर वीडियो देखते हैं उसका जो हम औसत देखते हैं तो वो मात्र 2 3 मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है। ये बहुत ही दुख की बात है, शर्म वाली बात है कि सोचिए, अगर आप 2 3 मिनट की औसत से वीडियो देखते हैं, फिर आप कैसे कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आती है। हमने तो आपसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर समझ में नहीं आवे तो उस वीडियो को आप बार बार देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, और आपको रुचि जगानी पड़ेगी, इंटरेस्ट लाना पड़ेगा पढ़ने में, तभी आप समझ पाएंगे। इसलिए यह फिजिक्स है, यकीन मानिए, आप सीरियसली पढ़िए, बहुत मजेदार होने वाला है फिजिक्स आपके लिए। जो कुछ नहीं पढ़े हैं आज तक, मेरा जो एक अपना तरीका होता है काम करने का,
तो हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारे सामने वैसे लोग बैठे हों जिन्होंने आज तक कभी फिजिक्स नहीं पढ़ा हो, और हम उतना नीचे से बेसिक लेवल से काम करते हैं। इसलिए आप सभी ध्यान से सुनिए, समझिए। और जो हमने अभी चर्चा शुरू किया था आज के क्लास में, कि आपको जो लेंस से संबंधित पद लिखाए गए थे, जो टर्म्स लिखाए गए थे, उन सभी टर्म्स को पहले चित्र को देखिए, और उस चित्र या डायग्राम को देखते हुए तब उस परिभाषा को पहले समझिए, रटिए नहीं किसी चीज को। ऐसा नहीं कि बैठ गए वैसा लेंस कर रहे हैं, ये एकदम पढ़ने का तरीका नहीं है। आप पहले उस चित्र को समझिए, डायग्राम को समझिए, और तब फिर उसके आधार पर परिभाषा को पढ़िए। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िए। तब तक पढ़ते रहिए जब तक आप हर एक बातों को समझ नहीं जाते हैं। और इसके बावजूद भी यदि आप नहीं समझते हैं तो आप हमें डायरेक्ट फोन करके पूछिए कि सर इस जगह पर जो ये आपने लिखाया है या हमने जो लिखा है इसका क्या मतलब होता है, हम इसका अर्थ नहीं समझ पाते, ये कैसे हो गया। आप बेहिचक फोन करके पूछ सकते हैं। कुछ लोगों को देख रहे थे कि कमेंट्स में जो केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर है, कार्बन चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये बहुत गजब है कि इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं और उसमें आप जो चीज टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आप पूरे समुद्र को उपसना शुरू कर देंगे तो मेरे लिए शायद संभव नहीं हो पाएगा हर एक प्रश्न का जवाब देना। उसके लिए तो गूगल आपका एकदम तैयार है, आप वहाँ कोई भी क्वेश्चन टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, उसका जवाब आ जाएगा। इसलिए काइंडली जो चैप्टर पढ़ाई हो रही है, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उसी से रिलेटेड आप अपनी समस्या भेजें, और एक साथ आप 15 क्वेश्चन भेज देंगे, इसके लिए संभव नहीं हो पाएगा जवाब देना। हाँ, छोटी छोटी चीज जैसे कोई किसी शब्द का मीनिंग पूछ दिया, किसी कैलकुलेशन का मीनिंग नहीं समझ में आया, तरीका नहीं समझ में आया, तो उसका जवाब यहाँ कमेंट्स बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन अब एक साथ आप 10-10 क्वेश्चन भेज देंगे तो उसको लिखने के लिए हमको 3-4 पन्ना चाहिए, 3-4 पन्ना में वो लिखाएगा, उसका जवाब यहाँ दे पाना मुश्किल है। तब आप सीधे फोन करके ही उस तरह के प्रश्न को पूछिए। तो आपसे मेरा एक विशेष रिक्वेस्ट कि जितना भी लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं आपको लिखाई गई थी, चाहे वो वक्रता केंद्र हो, प्रधान अक्ष हो, वक्रता त्रिज्या हो, फिर फोकस हो, प्रकाशीय केंद्र हो, फोकस दूरी हो, ये सभी जितनी भी परिभाषाएं आपको लिखाई गई थी, उन सभी परिभाषाओं को हर हाल में जितना जल्दी हो सके आप पूरा तैयार कर लीजिए। और आंख बंद करने के साथ आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि फोकस कौन है, ध्रुव प्रकाशीय केंद्र कौन है, प्रधान अक्ष कहाँ है, कैसा होता है, ये सारी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद चूंकि मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि आगे का जो आने वाला टॉपिक हमारा होगा वह और ज्यादा मजेदार होगा और एक दूसरे से सब में लिंक है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जब तक आप पिछले बातों को ठीक से नहीं समझेंगे, पिछले क्लास को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, तो फिर आने वाला जो क्लास होगा वो आपके लिए और बोझिल हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। और आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और देखिए आज का जो हम लोगों का हेडिंग है, किरण आरेखों, रे डायग्राम्स के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब प्राप्त करना। अब देखिए फोटो, जैसे हम लोग अपना फोटो खिंचवाते हैं, या कभी आप इस स्टूडियो वाले के यहाँ जाके वो पासपोर्ट साइज का फोटो फॉर्म सिस्टम में भरने के लिए दिए होंगे, तो वो फोटो है। और यह जो देख रहे हैं यह रे डायग्राम है, किरण आरेख है, दोनों में फर्क है। जब आप फोटो खिंचवाते होंगे तो उस फोटो में आपको नाक, कान, रंग, रूप सब होता है, लेकिन यहाँ जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें केवल किरण के द्वारा, रेखाओं के द्वारा, चाहे वो सरल रेखा हो या वक्र रेखा हो, यहाँ रेखाओं के द्वारा हम लोग बात को चित्रात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं, चित्र के रूप में प्रदर्शित किए हैं। इसलिए इसको फोटो नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, किरण आरेख कहेंगे। वहां ऊपर में लिखा हुआ है किरण आरेखों, रे डायग्राम्स। किरण को अंग्रेजी में रे कहते हैं और आरेख को डायग्राम कहते हैं। तो रे डायग्राम्स के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब प्राप्त करना। जो लोग पहला चैप्टर को, परावर्तन को पढ़े हैं और वहां दर्पण में प्रतिबिंब बनने का अध्ययन किए हैं, तो आपको पता होगा जो हमारा गोलीय दर्पण था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उसमें जो प्रतिबिंब प्राप्त करते थे हम लोग, तो उसके लिए भी क्या हुआ था, आपको याद होगा कि 3 प्रकार से किरणें गुजारी गई थी। थोड़ा सा मैं पीछे जाके बोल देता हूं, केवल जिनके पास लिखी होगी या किताब आपके पास होगी तो किताब से आप या कॉपी से एक बार रिव्यू कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। याद कीजिए वहां लिखाया गया था कि गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण आती है वह किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर लौटती है,
अथवा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि गोलीय दर्पण का मतलब क्या हुआ था। यह जैसे गोलीय दर्पण है तो यह अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में यह प्रधान अक्ष था और प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण आई थी, जा रही है किरण दर्पण पर, तो यह किरण परावर्तन के बाद क्या हुआ था, ऐसे फोकस से होकर के वापस लौट गई थी। यहाँ फोकस था, यहाँ वक्रता केंद्र था और यहाँ पर ध्रुव पी था, पोल था। तो जो लोग पढ़े हैं पहला चैप्टर उसको पता होगा कि गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर वापस लौट जाती है, अथवा वहां आपने यह भी पढ़ा था कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए यह उत्तल दर्पण है, इसमें किरण ऐसे चली गई थी, इसको जब हम लोग पीछे बढ़ाए थे तो यह इस बिंदु पर से आती हुई प्रतीत होती थी। यहाँ पर P था ध्रुव और इधर C वक्रता केंद्र। दोनों डायग्राम को देखिए, दोनों अलग अलग चीज व्यक्त कर पा रहा है कि इस डायग्राम में क्या है कि ये प्रधान अक्ष है, इसके समांतर किरण आई, परावर्तन के बाद फोकस से लौट गई। इसमें भी ये प्रधान अक्ष है, किरण आती है लेकिन यह किरण वापस ऐसे लौट जाती है। तो यह किरण और यह किरण जब दूर भागने लगती है, इसको पीछे बढ़ाते हैं तो फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। ये काल्पनिक बात है, वर्चुअल बात है, वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा, ये वर्चुअल है। तो इस बात को हम लोग पहले से पढ़े हैं। ठीक यही चीज यहाँ तो हम लोग दर्पण के लिए पढ़े थे, अब इसी बात को, इसी रूल को हम लेंस पर अप्लाई करते हैं। पहले आइए डायग्राम देख लीजिए। आप देख पा रहे हैं यह आपका उत्तल लेंस है और यह अवतल लेंस है, दोनों लेंस बना हुआ है। लेंस में यह जो बीचों बीच रेखा गई है ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है। इस लेंस में भी यह प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लेंस का मध्य भाग है, प्रकाशीय केंद्र इसको कहे थे, ऑप्टिकल सेंटर। ये दो फोकस है F1 और F2, दो वक्रता केंद्र है C1 और C2। इस लेंस में भी देखिए ये प्रकाशीय केंद्र O हो गया, दो फोकस F1 F2, दो वक्रता केंद्र C1 C2। इन सभी चीजों पर हमारी विस्तार से चर्चा पीछे हो गई है। हमने इसलिए आपको शुरू में कहा कि लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं लिखे थे उन सभी परिभाषाओं को आप पूरा तैयार कर लीजिए, तो निश्चित रूप से आने वाला जो क्लास होगा एकदम आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आपके लिए समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जो लोग अभी तक उसको नहीं पढ़ पाए हैं उस डायग्राम को आप 3 बार 4 बार रफ में बनाइए, परिभाषा को पढ़िए, डायग्राम बनाइए। मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से आपको बात समझ में आ जाएगी। तो अब आइए देखते हैं यहाँ कि ये लेंस है, इसमें यह प्रधान अक्ष, यह भी लेंस है, इसमें भी प्रधान अक्ष। अब क्या हुआ कि इस प्रधान अक्ष के समांतर देखिए किरण आ रही है। यह किरण तीर के दिशा को ध्यान से देखना है, क्योंकि यह किरण आरेख है, रे डायग्राम है। तो यहाँ किरणों में तीर का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप तीर सही दिशा में नहीं देते हैं या तीर देते ही नहीं हैं तो वह भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए तीर के चिन्ह पर सभी लोग खूब बढ़िया से ध्यान देंगे कि तीर किधर है, उसको ठीक उसी दिशा में लगाना है। और तीर ही बतलाता है कि आपकी किरण किधर से किधर जा रही है। देखिए ये किरण आ रही है लेंस पर, जैसे लेंस में आएगी तो अपवर्तन होगी और अपवर्तन के बाद यह किरण देखिए फोकस से होकर निकल गई है। दूसरी तरफ जो इसका मुख्य फोकस F2 होता है उत्तल लेंस का, और अवतल लेंस में क्या हुआ, यह किरण भी, ये प्रधान अक्ष है, ये रेखा, इस प्रधान अक्ष के समांतर यह किरण आती है, लेकिन अपवर्तन के बाद देखिए यह दूर विचलित हो गई, ऊपर चली गई। अब यह किरण इधर जा रही है तो इसको जब पीछे बढ़ाते हैं तो यह मुख्य फोकस F1 पर मिलती हुई प्रतीत होती है। हमने आपको एक चीज बोला था पिछले क्लास में कि ध्यान रखना है आपको कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस F2 होगा, जबकि अवतल लेंस का मुख्य फोकस F1 होगा, क्योंकि किरण हमेशा बाईं तरफ से आएगी। उस परिपाटी पर भी हम लोग चलेंगे अगले क्लास में, 1-2 क्लास में बात होगी कि लेंस में जो दूरी मापेंगे उसके लिए भी कुछ परिपाटियां हैं। जैसे दर्पण में दूरी मापने के लिए परिपाटी थी, उसी तरह से लेंस में भी दूरी को मापने के लिए परिपाटी है, जिस पर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे हम लोग। तो यहाँ तत्काल अभी समझिए कि हमेशा वस्तु बाईं तरफ रहती है, इसलिए बाईं तरफ से किरण आ रही है। तो उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा जब अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के बाद वह फोकस F2 से ही गुजरेगी, निकलेगी। जबकि अवतल लेंस में क्या हुआ कि प्रधान अक्ष के समांतर जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं अपवर्तन के बाद दूर विचलित हो जाती है, लेकिन यह किरण
मुख्य फोकस F1 से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से जब आप देखेंगे यह किरण लग रहा है इसी F1 से होते हुए जा रही है, F1 पर आती नहीं है, वह केवल प्रतीत हो रही है। तो जिस तरह से आपने दर्पण में 3 प्रकार से किरण गुजारने का अध्ययन किया था, उसी तरह से यहाँ लेंस में भी 3 प्रकार से किरण को गुजारेंगे। और देखिए यही पहला लिखा गया है, पहला पॉइंट है, लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद फोकस पर मिलती, कोष्ठ में हम लिख दिए हैं उत्तल लेंस है, अथवा फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती, कोष्ठ में अवतल लेंस है। मतलब उसको आप ये नहीं समझेंगे कि मिलती का मतलब उत्तल लेंस है, कि उत्तल लेंस में किरण फोकस पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, ये कहने का ये मतलब है कि फोकस से होकर ये गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। और फिर इसमें क्या होता है कि फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, कि फोकस पर तो नहीं गुजरेगी लेकिन फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, यही बात लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को बढ़िया से, कि उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर जितनी भी किरण गुजारेंगे, जितनी भी किरण ले जाएंगे, यहाँ तो एक किरण ले गए हैं, हजारों किरण भी ले जाएंगे, सैकड़ों किरण भी ले जाएंगे, तो सभी किरणें अपवर्तन के बाद फोकस पर ही आकर मिलेगी या फोकस से होकर गुजरेगी। जबकि अवतल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर जितनी किरण आएगी वो सब दूर विचलित हो जाएगी, लेकिन वह फोकस F1 से आती हुई प्रतीत होगी। ये पहला पॉइंट है, जो दर्पण में भी पहला पॉइंट हुआ था इसी तरह से। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पर। यहाँ जो दूसरा पॉइंट होगा इसको देखिए, दूसरा पॉइंट कहता है कि पहला पॉइंट का ठीक विपरीत, दर्पण में भी आप लोग पढ़े थे, एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ, कि दर्पण में भी पढ़े थे कि ये अवतल लेंस है, इसमें क्या हुआ था, ये प्रधान अक्ष था और फोकस से होकर किरण गई थी दर्पण पर। जब फोकस से किरण गई थी तो यह किरण क्या हुआ था, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो गई थी। ध्यान देंगे इस चीज पर। ये उत्तल लेंस था, इसमें फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है किरण, फोकस पर जाती तो नहीं है लेकिन फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तो यह किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। गौर से देखिए, यहाँ क्या हुआ है, यह अवतल लेंस है, यह उसका प्रधान अक्ष है, इसमें देखिए तीर इधर से है, किरण आ रही है दर्पण पर लेकिन फोकस से होकर आती है। तो फोकस से जो किरण आती है तो परावर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष के समांतर होकर फिर निकल जाती है। उत्तल लेंस में फोकस पर आएगी तो नहीं, फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही है किरण, तो यह किरण फिर परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो गई। मतलब 1 नंबर का ठीक विपरीत है 2 नंबर में। यहाँ लेंस में भी देखिए क्या हुआ था, लेंस में था कि यहाँ जो किरण समांतर आई थी वह फोकस से निकल गई थी, इसका ठीक विपरीत अब कह रहा, जो फोकस से होकर आएगी लेंस पर किरण वह अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ समांतर आई तो फोकस से गुजरी, यहाँ जो फोकस से आई वो समांतर हो गई। यहाँ देखिए फिर क्या है, यहाँ जो समांतर आई वो फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही थी, यहाँ जो फोकस पर जाती हुई प्रतीत हो रही है, ये किरण जाती हुई प्रतीत हो रही है फोकस पर, लेकिन ये अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसका ठीक विपरीत है ये 1 नंबर का ठीक विपरीत 2 नंबर। तो मुख्य रूप से आप इसको ऐसे समझिए कि लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आएगी या आपतित होगी तो अपवर्तन के बाद वह कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। उत्तल लेंस में फोकस से गुजरेगी, अवतल लेंस में फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी या फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। जबकि दूसरा पॉइंट जो है इसका ठीक विपरीत है, कि अगर फोकस से होकर किरण आती है उत्तल लेंस में तब तो वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी, लेकिन अवतल लेंस में अगर फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है तो वह भी प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये पहला और दूसरा पॉइंट है, बेहद महत्वपूर्ण है, आगे के काम के लिए आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत आसान है, उस दोनों पॉइंट से ये बहुत आसान है। हम प्रयास कर रहे थे कि जो आसान चीज है उसको बाद में बता दें, क्योंकि जटिल चीज तो आप आसानी से समझ जाते हैं, कई बार आसान आसान चीजें हम लोग समझने में भूल कर बैठते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो तीसरा पॉइंट है एकदम वेरी इजी है। यहाँ क्या किया गया है,
देखिए प्रकाशीय केंद्र ओ से किरण गुजारी गई है ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ भी देखिए प्रकाशीय केंद्र ओ से किरण गुजारी गई है। आप देखते होंगे कि सर लेंस है, किरण गुजारते हैं, लेकिन अपवर्तन कहाँ हुआ? किरण मुड़ी नहीं, ना बाएं ना दाएं मुड़ी। ये कैसा लेंस है कि नहीं है? तो आप याद कीजिए प्रकाशीय केंद्र या प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर का जो डेफिनेशन हम लोग लिखे थे उसमें आपने लिखा था कि लेंस का वह मध्य भाग जहां से प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, लेंस के उसी मध्य भाग को हम लोग क्या प्रकाशीय केंद्र कहते हैं या प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो ये परिभाषा में ही क्लियर है कि यह जो प्रकाशीय केंद्र है लेंस का मध्य भाग, यहाँ से जितनी भी किरण हम गुजार देंगे उसमें कोई विचलन नहीं होगा, वे किरण बाएं दाएं किसी भी दिशा में नहीं मुड़ेगी, सीधे अपने पथ पर आगे बढ़ते रह जाएगी। तो याद रखना है यह बात सभी लोगों को कि प्रकाशीय केंद्र से ऑप्टिकल सेंटर से जो किरण गुजारी जाएगी उसमें किसी प्रकार का विचलन नहीं होगा, वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। इसमें कोई लफड़ा नहीं, एकदम डायरेक्ट है कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस जो भी लेंस हो, आप प्रकाशीय केंद्र से ऑप्टिकल सेंटर से जो किरण गुजारेंगे वे किरण बिना विचलित हुए, बिना मुड़ी हुई, किसी भी दिशा में नहीं मुड़ती है और सीधे जिस पथ पर से आ रही थी उसी पथ पर से आगे निकल जाती है, बढ़ जाती है। ये तीन प्रकार की किरणें हैं, या एक तरह से कह सकते हैं किरणों को गुजारने का ये तीन तरीका है, तीन रास्ते हैं। मैं इससे पहले परावर्तन वाले चैप्टर में कुछ लोगों को उदाहरण देकर बता रहा था कि आप अपने घर से जो स्कूल जाते होंगे या घर से अपने निकटतम रेलवे स्टेशन जाते होंगे, बस स्टैंड जाते होंगे या और कोई बड़ा शहर जाते होंगे, तो वहां जाने का रूट निश्चित है कि अगर आप ट्रेन पकड़ कर जाते हैं तो कौन कौन सा स्टेशन आएगा उसमें, ये फिक्स है। अगर आप बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, तो उसका भी रूट फिक्स है कि उसमें कौन कौन सा शहर आएगा, कौन कौन सा चौक आएगा, चौराहा आएगा, ये सब फिक्स रहता है। उसी तरह से समझिए ये रास्ता फिक्स है कि अगर लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर से आप किरण लाते हैं, जैसा कि यहाँ आ रहा है, तो एकदम याद रखना है कि अपवर्तन के बाद यह किरण हमेशा फोकस से होकर ही गुजरेगी या इस अवतल लेंस में फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। फिर दूसरा रास्ता है कि लेंस के फोकस से होकर अगर किरण गुजारते हैं, यहाँ समांतर गुजारे थे तो फोकस से गुजर गई थी अपवर्तन के बाद, और जब इसको फोकस से होकर लाएंगे लेंस पर तो यह अपवर्तन के बाद समांतर हो गया। यहाँ मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई खाली प्रतीत हो रही है किरण, तो यह भी अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो गया। तो यही दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो ठीक एक दूसरे का विलोम भी है, विपरीत भी है, तो याद रखने में भी आपको बहुत सहूलियत होगी। और तीसरा पॉइंट तो एकदम आसान है, अगर आप प्रकाशीय केंद्र का परिभाषा याद कर रख लेते हैं तो ये तीसरा पॉइंट भी आपको याद हो जाएगा कि प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर ओ से होकर जितनी भी किरणें गुजरेगी वे सभी किरणें बिना विचलित हुए अपने पथ पर आगे निकल जाएगी। तो आप ये तीनों तरह के रास्ते को, इस तीनों तरह के किरण आरेखों को बढ़िया से घर में बार बार इस डायग्राम को बनाएंगे और तब इन बातों को पढ़ेंगे, तो मुझे उम्मीद है पूरी तरह से आप समझ जाएंगे, इसको पूरे तरह से तैयार कर लेंगे, क्योंकि आगे जो आने वाला क्लास हमारा होगा वहां मैं आपको प्रतिबिंब के बारे में बताऊंगा, इमेज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। याद रखिएगा, आप अपने मन में ये कभी नहीं मान के चलिए कि सर पढ़ाते हैं, सर पढ़ाते नहीं हैं, बस हम और आप मिलजुल करके पढ़ते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। यह क्लास जब तक आपका योगदान नहीं होगा, आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो कभी ये क्लास सफल नहीं हो सकता। भले यूट्यूब पर कितना भी लोग वीडियो देख लें, कितना भी लाइक्स सब्सक्राइब और जो भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको हर एक एक आदमी को, जो भी लोग वीडियो देखते हैं, उसको एक्टिव होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा और आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, वीडियो को ध्यान से समझना पड़ेगा। ये कोई इंटरटेनमेंट का चैनल या वीडियो नहीं है, यह एजुकेशनल वीडियो है। इसको सीरियसली आपको जब सुविधा मिले, जब फुर्सत मिले, खूब ध्यान से, खूब लगन से समझिए, पढ़िए, तो ये निश्चित रूप से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। और ये जो तीन कंडीशंस आज जिस पर हम लोगों ने पढ़ा, चर्चा किया, इसको आप घर में 5-5 बार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, 5-5 बार इस डायग्राम को खाली बनाना है आपको, लिखना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है कुछ, केवल इस डायग्राम को 5 बार आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से ये सारा चीज आपको समझ में आ जाएगी। और अब इसी के साथ चूंकि आज का क्लास का समय अब समाप्त हो रहा है, तो हम लोग आज का क्लास समाप्त करेंगे। उससे पहले मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तीनों कंडीशन को, जो तीन कंडीशन हम लोग पढ़े,
लेंस से किरणों को गुजारने का। इसको आप घर में 5-5 बार रफ में प्रैक्टिस करेंगे, पेंसिल स्केल से लेकर के बढ़िया से लेंस बनाएंगे, फिर किरण को गुजारेंगे, वो रास्ता क्लियर कराएंगे अपने दिमाग में। सारा कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आने वाला जो हमारा क्लास होगा वहां हम प्रतिबिंब बनने का अध्ययन करेंगे। तो आप पाएंगे कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने के टोटल 6 कंडीशन और फिर अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने के 2 कंडीशन। वो 8 कंडीशन जो इस पूरे चैप्टर का बैकबोन होगा, एकदम आधार होगा, तो वो आप इसी के सहारे समझ पाएंगे। इसलिए आप सभी से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सभी कंडीशन को ध्यान से आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। जितना अधिक से अधिक बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सरल और आसान हो जाएगा आपके लिए। बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको बातें थोड़ी बहुत भी समझ में आने लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, खास करके जो नए लोग हैं, उनके बीच अभी बहुत उधेड़-बुन होगा, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को रेगुलर देखें, थोड़ा सा पीछे का वीडियो भी जाकर के देखें, तो निश्चित रूप से आपको भी सारा चीज 2-4-5 दिनों में समझ में आने लगेगी। और काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।